नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैंने जो अपने वेबिनार का टॉपिक लिया है उसका विषय या शीर्षक है अंडर ट्रायल प्रिजनर्स इन इंडिया, विचाराधीन कैदियों की स्थिति भारत में। ये एक ऐसा विषय है जिसे देखकर हमें यह लगता है कि हमारे सरकार और हमारे न्यायपालिका का कोई सरोकार नहीं है इस विषय को लेकर। और आज इस वेबिनार में हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में विचाराधीन कैदियों की क्या स्थिति है। दूसरा, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन स्थिति के पीछे क्या कारण है। और तीसरा, इनको दूर करने के लिए भारत ने या भारत सरकार ने या हमारे न्यायपालिका ने क्या सकारात्मक कदम लिए हैं। देखिए, मैं आपको समान भाषा में समझाऊं तो मैंने जो आज ये टॉपिक लिया है उसका जो शीर्षक है वो है भारत में विचाराधीन कैदियों की स्थिति। ऐसे कैदी जो जेल में बंद हैं, जिनका न्यायालय में ट्रायल शुरू नहीं हुआ है या ट्रायल शुरू हो गया तो अभी तक निर्णय नहीं आया है और लंबे समय से वो न्याय के आस में जेलों में बंद है, उनकी स्थिति के ऊपर हम आज इस वीडियो पर चर्चा करें। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि विचाराधीन कैदी कौन होते हैं। विचाराधीन कैदी वो कैदी होते हैं जिन्हें न्यायालय द्वारा दोषी करार नहीं दिया गया है और उनका मामला न्यायालय में लंबित है, उसके बावजूद वो जेल में लंबे समय से बंद है, उन्हें हम कहते हैं विचाराधीन कैदी। मैं चाहता हूं कि आप भी कुछ वीडियोस देखिए जो इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा बनाया गया है। इस वीडियो को देखकर आप समझेंगे कि जेल में बंद निर्दोष व्यक्ति के परिवार और उन पे क्या कष्ट होता है जब वो व्यक्ति जेल में बिना दोष सिद्ध हुए बंद रहता है। हमें तो 20 साल के बाद हमारा तो सब कुछ उजड़ गया। भाई माँ बाप सब अटैक से मर गए, जमीन बिक गई इसी केस में, मकान भी गिरो पड़ो है। ये सब न करे किसी को भी जेल में अंदर करवाए। जेल तो वहाँ बहुत बेकार चीज़ है। मर रहे हैं एक दिन आत्मा मतलब रोती रही। अगर हम तो रोते रोते में सब कट गया टाइम, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा शरीर में। और वैसे कमा के खाया हुआ वैसे जो भी कोई भंडारे में थे। ये विष्णु है, यूपी के ललितपुर जिले के गांव सिलावन का रहने वाला विष्णु तिवारी। और ये अभी अभी 20 साल की कैद बामुशक्कत की सजा काटकर आगरा सेंट्रल जेल से बाहर निकला है। गरज ये कि 20 साल बाद माननीय अदालत ने कहा है कि विष्णु जिस जुर्म में इतने सालों से जेल की सलाखों के पीछे बंद था, वो मुकदमा ही झूठा है। वो जुर्म तो उसने किया ही नहीं है, फिर क्यों उसे जेल की सलाखों में बंद रखा गया है? इसलिए उसे फौरन आजाद किया जाए। आपने जो वीडियो देखा अभी, ये वीडियो उस विष्णु तिवारी का है जिसने अपने जिंदगी के 20 साल उस जुर्म के लिए जेल में काटे हैं जो जुर्म उसने कभी किया ही नहीं था। उसे 20 साल लग गए ये साबित करने में कि वो निर्दोष। एक कहानी और देखिए आप, ये कहानी है जगजीवन राम की, जिनकी जिंदगी के 38 साल बर्बाद हो गए उन्हें ये साबित करने में कि वो निर्दोष है। 37 साल में बहुत कुछ खोया इन्होंने। सदमे की वजह से इनको मतलब दहशत एक बनी थी, वही दहशत अभी बनी आई है। इनका दिमाग खुलता नहीं है। बस यही इतना है कि चलो आंखों के सामने है। 37 years behind bars with no trial, no paperwork, no witnesses and no justice. That's the shocking story of 73-year-old Jagjeevan. ये जो आपने अभी कहानी देखी, ये कहानी है विनय तिवारी की और जगजीवन राम की। माफ कीजिएगा, ये वो जगजीवन राम नहीं है जो एक समय भारत के उप प्रधानमंत्री थे और जिन्हें हम जगजीवन बाबू कहा करते थे। ये तो वो जगजीवन राम हैं जिनकी जिंदगी के 38 साल इस न्याय व्यवस्था ने बर्बाद कर दिए, जिसकी क्षतिपूर्ति ना कोई न्यायाधीश कर सकता है ना कोई सरकार कर सकती है। आप इसी से इस सरकार की गंभीरता जान सकते हैं कि जो लोग जेल में बंद है, सरकार उनके लिए कितनी गंभीर है। और गंभीर हो भी क्यों? क्योंकि इन कैदियों को वोट देने का अधिकार जो नहीं है। और ये एक दो केस नहीं है, करीबन 1000 केसेस ऐसे हैं, हजारों लोग हैं जो भारत के अनेकों जेल में बंद हैं न्याय के आस में। लंबे समय से ना उनका ट्रायल हुआ है,
ना उनका केस चल रहा है, वो खाली इस आस में है कि उन्हें आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा, और वो अपनी जिंदगी का बहुत लंबा अरसा जेल में बिता चुके हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, भारत में करीबन 1353 जेलें हैं, जिसमें करीबन 5 लाख से ज्यादा कैदी बंद है, और उसमें से 3 लाख ऐसे कैदी हैं जिनका अभी तक निर्णय नहीं आया, जिन पर अभी तक निर्णय नहीं आया, वो अंडर ट्रायल है। वो इस आस में है कि आज नहीं तो कल उन्हें न्याय मिलेगा। और 13% लोग ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता है कि उन्हें किस केस में जेल में बंद किया गया है। आप इससे समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर स्थिति है। इसके पीछे बहुत से कारण हैं। उसमें से एक मुख्य कारण ये है कि भारत के कोर्ट्स में बहुत से केसेस पेंडिंग हैं। एक रिपोर्ट की माने जाए तो करीबन 4 करोड़ केसेस भारत में पेंडिंग है। उनमें से अगर और विस्तार से समझे तो करीबन 50,000 केसेस हाई कोर्ट में पेंडिंग है, 50,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, करीबन 60 लाख केसेस भारत के अलग अलग हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और 3 करोड़ केसेस भारत की निचली अदालतों में पेंडिंग है। इससे आप सरकार की गंभीरता दे सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि जज के ऊपर कितना दबाव है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर वर्तमान दर से इन सारे केसेस का निपटारा किया जाए तो इन सारे केसेस को सुनने में कोर्ट को 324 साल लगेंगे। आप समझ सकते हैं कितनी गंभीर स्थिति है। इस अव्यवस्था के पीछे और भी कारण है। उनमें से दूसरा कारण यह है कि गिरफ्तारी के अधिकार का पुलिस द्वारा दुरुपयोग। अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट को देखें तो करीबन 3000 लोग प्रति वर्ष गलत आरोप में उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है और लंबे समय तक वो न्याय के आस में उसी जेल में बैठे रहते हैं। कुछ कारण ये भी हैं कि जो कैदी जेल में बंद होते हैं उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती कि वो एक अच्छा वकील रख ले अपने केस की पैरवी करने के लिए। तो ये कुछ बिंदु है जिनके कारण हमारे केस इतने पेंडिंग है और जो लोग जेल में बंद है उन्हें न्याय पाने में इतना समय लग जाता है। अब इस भाग में हम ये समझेंगे कि इन कमियों को दूर करने के लिए सरकार और न्यायालय द्वारा क्या सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। देखिए, इसमें सबसे सराहनीय कदम जो उठाया गया है वो सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 436A को ऐड किया गया है। अगर धारा 436A आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए अरेस्ट किया जाता है, बस वो अपराध जिसके लिए उसको अरेस्ट किया गया है उसमें डेथ पनिशमेंट ना हो, ऐसे अपराध को छोड़कर और किसी भी अपराध में जिसमें उसको अरेस्ट किया गया है जिसमें सजा डेथ पनिशमेंट नहीं है और वो जिस अपराध के लिए उसको अरेस्ट किया गया है उस अपराध के कुल सजा का आधा सजा वो बिना ट्रायल के जेल में बिता लेता है तो उसे बेल पाने का अधिकार है। इसको आप अगर सामान्य भाषा में समझ लीजिए किसी व्यक्ति ने चोरी किया है, पुलिस उस व्यक्ति को अरेस्ट करके जेल में डाल देती है। चोरी की सजा जो है वो आईपीसी की सेक्शन 379 में 3 साल की सजा दी हुई है। अगर वो व्यक्ति 1.5 साल तक जेल में है और उसका ट्रायल शुरू नहीं हुआ है या उसका जजमेंट नहीं आया है तो उसे बेल पाने का अधिकार है, क्योंकि उसने जिस आरोप में उसको अरेस्ट किया गया है उसका आधा सजा बिना किसी ट्रायल के उसने जेल में बिता दिया। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है और उसे जिस अपराध के लिए अरेस्ट किया गया है उसका पूरा समय वो जेल में बिता देता है तो ट्रायल हो या ना हो उसे छोड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति को 3 चोरी के लिए अरेस्ट किया गया है और वो 3 साल जेल में रह लेता है, क्योंकि चोरी की सजा 3 साल है और उसका ट्रायल नहीं भी शुरू हुआ है तो कोर्ट को उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसने जिस आरोप में उसको अरेस्ट किया गया है उसकी पूरी अवधि वो जेल में रह चुका है। ये कुछ कदम सरकार द्वारा उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई निर्णयों में ये कहा है कि स्पीडी ट्रायल, त्वरित न्याय एक फंडामेंटल राइट है, एक मूल अधिकार है। हर अपराधी का ये अधिकार है कि उसे जल्दी से जल्दी सुना जाए और तुरंत न्याय प्रदान किया जाए। तो ये कुछ कदम सरकार और न्यायालय द्वारा किए गए हैं या ये कदम उठाए गए हैं। हमें अब यहाँ पे कुछ बातें हमें समझनी पड़ेगी या मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि एक अरेस्टेड व्यक्ति की क्या अधिकार है। ये जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति कानून का पढ़ाई कर रहा है या जो कानून का जानकार है उन्हें ही पता होना चाहिए। मेरे हिसाब से हर व्यक्तियों को कुछ अपने अधिकार पता होने चाहिए। तो मैं आपको कुछ अधिकार बताने जा रहा हूँ जो आपके भी काम आएगा और आप इसे आगे किसी और व्यक्ति को भी बता सकते हैं। पहला, जो पुलिस वाला
किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है, ये उसकी ड्यूटी है कि वो उसको अपना नाम बताए, कि वो उसका डेजिग्नेशन क्या है, वो किस पुलिस थाने से आया है और वो किस आरोप पे अरेस्ट कर रहा है। सेकंड, अरेस्टेड व्यक्ति के पास ये राइट होता है कि वो अपने चॉइस का लॉयर से कंसल्ट कर सके। अगर आपको किसी पुलिस वाले ने अरेस्ट कर लिया है तो ये आपका राइट है कि आपको अपने चॉइस के लॉयर से मिलने का मौका दिया जाए। थर्ड, अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस वाले की ये ड्यूटी है कि जिस व्यक्ति को वो अरेस्ट कर रहा है वो उसके रिलेटिव को बताए कि उसको अरेस्ट किया गया है और उसे किस थाने में रखा गया है। फोर्थ, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ता है। कोई भी पुलिस वाला किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा अरेस्ट नहीं कर सकता जब तक उसे मजिस्ट्रेट से परमिशन नहीं ले ली हो। और इसमें कोई भी व्यक्ति अगर अरेस्ट होता है तो ये पुलिस वाले की ड्यूटी है कि उसके हेल्थ का ध्यान रखे। पांचवा, अगर किसी ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है जिसकी उम्र 18 साल से कम है तो ये ड्यूटी है पुलिस वाले की कि उसका नाम और उसका फेस पब्लिक पे डिस्क्लोज ना करें। ये माइनर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। तो किसी भी माइनर को अगर अरेस्ट किया जाता है उसके फैमिली को छोड़कर उसका नाम या उसका चेहरा किसी को दिखाया नहीं जाएगा। अगला अधिकार ये है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया गया है वो चाहता है कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए तो अरेस्टेड व्यक्ति उस पुलिस ऑफिसर को बोल सकता है जिसने उसको अरेस्ट किया है कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए और उसके कहने पर उस पुलिस वाले को उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा। अगला जो अधिकार है वो, अगर कोई पुलिस वाला किसी महिला को अरेस्ट करने जा रहा है तो ये कंपलसरी है कि वो अपने साथ एक महिला पुलिसकर्मी लेके जाए। किसी भी कंडीशन में कोई भी पुलिस वाले को किसी महिला को टच करने या उसके अरेस्ट करने का अधिकार नहीं है, एक्सेप्ट इन सर्टेन कंडीशंस। कुछ सीमित कंडीशंस को छोड़कर कोई भी पुलिस वाला, मेल पुलिस वाला किसी फीमेल को अरेस्ट नहीं कर सकता। अगला जो अधिकार है, हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि अगर उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुआ है तो उसे फ्री ऑफ कॉस्ट एफआईआर की कॉपी दी जाए। हर व्यक्ति का अधिकार है कि अगर उसके खिलाफ किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज हुआ है तो वो उस थाने से एफआईआर का कॉपी ले सके जिससे वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कोर्ट के सामने रख सके। अगला जो अधिकार है कि अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट किया गया है तो उसे अपने खिलाफ एविडेंस देने के लिए कोई कंपेल नहीं कर सकता। ये संविधान में भी दिया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट किया गया है तो उसे अपने खिलाफ या उसको अपने खिलाफ बोलने के लिए बाइंड नहीं किया जा सकता। आप देखे होंगे कि पुलिस 3rd डिग्री देती है, पर ये आप मानिए कि पुलिस को दिया हुआ बयान कभी भी कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है। पुलिस अगर किसी अपराधी से कुछ भी बुलवा ले तो वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है, क्योंकि कोई भी पुलिस वाला किसी भी अपराधी को कंपेल नहीं कर सकता अपने खिलाफ विटनेस देने के लिए जब तक वो व्यक्ति खुद अपने मर्जी से स्टेटमेंट ना दे। ये कुछ अधिकार थे गिरफ्तार व्यक्ति के, अरेस्टेड पर्सन के। मैं समझता हूं ये आपके काम आएंगे और आप भी इन्हें लोगों को आगे समझाएंगे जिससे उनको भी सहायता मिलेगी। अब मैं अंतिम में कुछ सुझाव देना चाहता हूं हमारे न्यायपालिका को और सरकार को, जिससे जो विचाराधीन कैदी जेल में है उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले। पहला जो सुझाव है वो यह है, जजों की नियुक्ति। हमें पता है कि भारत में जजों की संख्या बहुत कम है। भारत की जो जनसंख्या है वो करीबन 136 करोड़ है और आप जानकर आश्चर्य होगा कि भारत की सुप्रीम कोर्ट में केवल 34 जज बैठते हैं जो इन सारे केसेस को देखते हैं। भारत के हाई कोर्ट्स में करीबन 600 जज बैठते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे जजों के ऊपर कितना भार है इस केसेस को सॉल्व करने का। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया जाए। बड़े स्तर पे हर जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए जिसमें सारे मामलों को फास्ट ट्रैक चलाकर तुरंत न्याय या जल्द से जल्द न्याय प्रदान किया जाए उन व्यक्तियों को जो जेल में बंद है बिना। मेरा तीसरा और महत्वपूर्ण सुझाव ये है कि निःशुल्क विधिक सहायता जमीनी स्तर में प्रदान की जाए। देखिए, नियम बना हुआ है पर अब जमीनी स्तर में देखेंगे तो ये लागू होता हुआ नहीं दिखेगा। आज भी लोग विधिक ज्ञान या आर्थिक स्थिति के अभाव में न्याय से दूर रह जाते हैं। तो मेरा सरकार से सुझाव है कि निःशुल्क विधिक सहायता जमीनी स्तर पर लागू किया जाए। हर उस व्यक्ति को जिसे इसकी जरूरत है उसे ये दिया जाए और विधिक ज्ञान का संचार किया जाए। जो हर व्यक्तियों को कुछ अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, हम शिक्षक की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करें और जितने ज्यादा हो सके हम उन्हें विधिक साक्षर बनाएं। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।